हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आपको पता है इस चैनल के बारे में कि ये चैनल आपको 8, 9, 10 का तो वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा था। अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 11th और बेसिकली 11 का वीडियो, जो बायो का भी है और केमिस्ट्री का भी है। ओके, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मैं बात करने जा रहा हूँ आपको बायो के टॉपिक से। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर चुका है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा उसी टॉपिक से, उसी वीडियो का ये अगला सीरीज है, ये लेक्चर 2 है उसका। और इसमें हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे और नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने और भी इसका जो पहला टॉपिक था उसको मैंने आपको लिविंग की जो प्रॉपर्टीज थी, जो वेरियस प्रॉपर्टीज लिविंग का होता है, उसको मैंने आपके सामने पेश किया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग डॉग से अलग हैं, हम लोग कैट से अलग हैं, हम लोग प्लांट से अलग हैं, हम लोग किसी दूसरे स्पेसीज से अलग हैं। ये क्या है? डाइवर्सिटी है। इसी में आप देखिएगा एक टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। देखो, वेरिएशन और डाइवर्सिटी एकदम अलग चीज है। वेरिएशन कहने का मतलब क्या होता है कि मेरा जो बॉडी का प्रॉपर्टीज है वो मेरे ब्रदर से नहीं मिलता, वो मेरे सिस्टर से नहीं मिलता, वो किसी दूसरे ह्यूमन से नहीं मिलता। मतलब डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। क्या होता है? डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। जब सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस हो ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। बट इफ डिफरेंसेस अकर बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अगर हम इस पॉइंट को समझें, डाइवर्सिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो आपको पता होना चाहिए अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज आपके अर्थ पे अभी नोन है। मतलब इतने स्पेसीज के बारे में पता है हमको, और इतने स्पेसीज में से एनिमल्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट। मतलब एनिमल्स का जो अमाउंट है इसमें वो है लगभग 1.2 मिलियन है। और प्लांट क्या हो जाएगा फिर? तो प्लांट हो जाएगा लगभग 0.5 मिलियंस। ये आपका हो जाएगा प्लांट। मतलब एनिमल्स ज्यादा है। अब एनिमल्स में भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन है भाई? लगभग इतना स्पेसीज है। किसका? दैट इज इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट है ना। उस एनिमल्स में भी इतने स्पेसीज सिर्फ इंसेक्ट के हैं। लगभग 70% स्पेसीज जो है वो कौन है? इंसेक्ट है। ओके, तो ये जो हमारा डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड, एनिमल और प्लांट वर्ल्ड में, इसी डाइवर्सिटी को हम लोग इस सेक्शन में पढ़ने का कोशिश करते हैं, है ना। हालांकि इस टॉपिक में हम लोग बेसिक बात करेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर होगा आप देखिएगा, प्लांट की डाइवर्सिटी अलग पढ़नी है आपको, एनिमल की डाइवर्सिटी अलग पढ़नी है, माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी आपको अलग पढ़नी है। ओके, तो सिंपल बेसिस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं आपको, कोई ज़रूरत नहीं है इसको नोट्स करने की। आप आराम से वीडियो को पढ़ो, उसके बाद वीडियो से पढ़ो। और आप, मैंने बताया कि आप टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे हमारा लिंक जो है वो फॉलो करना है आपको। उस पर मैंने आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप आसानी से वहाँ उस पीडीएफ को लोड कर लो। लोड करने के बाद आप उसका प्रिंटिंग निकाल सकते हो, आप उससे नोट्स बना सकते हो। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पे सीधे सीधे वीडियो के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी का।
देखो टैक्सोनॉमी क्या है, देखो टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। टैक्सोनॉमी एक्चुअली में ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो कैंडोल, डी कैंडोल ने ये टर्म दिया था। क्या कहता है कि ऐसा ब्रांच है एक्चुअली में साइंस का, लाइफ साइंस का वो ब्रांच है जो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करता है। क्या करता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को जो पार्ट डील करता है, मतलब कि लाइफ साइंस का वो ब्रांच जो इस पार्ट को डील करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किनको बोला जाता है, दैट वाज कार्लस लिनियस, है ना। कार्लस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो देखिए क्या नाम था उनका, कैरोलस लिनियस, है ना। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, अब जरा ध्यान दो, एक्चुअली में कैरोलस लिनियस जो थे ना, उन्होंने नंबर ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए थे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के हिसाब से, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, मैं क्या बात कर रहा हूं, कंपोनेंट्स, मैं टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। देखो कंपोनेंट्स कहने का मतलब व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया ड्यू टू विच वी स्टडी, वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट टैक्सोनॉमिकल प्रोसेस और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो क्या है भाई वो, तो सबसे पहला क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टर का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और क्या है भाई, तो आइडेंटिफिकेशन, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म का विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज। देखो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, जैसे मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, एनाटॉमी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, हिस्टोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, साइटोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, जेनेटिक्स के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर के आधार पे, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल स्टडी, बॉडी के अंदर हम लोग जाकर के स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, टिश्यू लेवल का। ये देखो ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल, ऑर्गन लेवल तक, है ना। इंटरनल करने का मतलब ऑर्गन लेवल तक, हालांकि प्लांट में एनाटॉमी का है मतलब हिस्टोलॉजी ही होता है। साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सेल लेवल का स्टडी। जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, डीएनए, आरएनए, इस टाइप का स्टडी, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल का स्टडी। मॉलिक्यूल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एमिनो एसिड, सारी चीज़ का स्टडी करते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब क्या हो गया, उसके हैबिटेट के हिसाब से उसको स्टडी करते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कीज, एक्चुअली हम लोग बात करेंगे इस पर कि कीज होता है, उस की के हिसाब से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगला इसका जो कंपोनेंट्स है वो क्या है भाई, नोमेनक्लेचर। जब आपने उसको आइडेंटिफाई किया, देन यू हैव टू प्रोवाइड सम स्पेसिफिक नेम ड्यू टू विच दे कैन बी नोन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को जानने के लिए कोई स्पेसिफिक नेम होना चाहिए ना। और फाइनली ये सारे सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उसको डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करके उसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये ये जो 4 कंपोनेंट्स है ना, वो टैक्सोनॉमिकल कंपोनेंट्स बोले गए हैं। मतलब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैटेगरीज, नोमेनक्लेचर हमने प्रोवाइड किया, फिर उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ओके, अब देखिए फिर एक टर्म आता है सिस्टेमैटिक्स। देखो सिस्टेमैटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट वही थे, कार्लस लिनियस। इन्होंने क्या बताया, एक्चुअली में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी क्या था, टैक्सोनॉमी और प्लस क्या,
फाइलोजेनी, फाइलोजेनी देखिए ये नया टर्म है आपके लिए। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब जो आप ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हो वेदर दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। तो टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिला करके हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, इसी को हम लोग नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स के टर्म। ओके, तो हमने क्या समझा, टैक्सोनॉमी क्या होता है। अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। अब देखो नोमेनक्लेचर हम लोग क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग सम स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम, प्रोवाइडिंग सम स्पेसिफिक नेम ड्यू टू विच देयर आइडेंटिटीज आर नोन। उसकी आइडेंटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, है ना। तो जनरल वे में कहते हैं दो टाइप का नेमिंग सिस्टम चलता है। देखो नोमेनक्लेचर में दो टाइप का नेमिंग सिस्टम चलता है। एक को हम लोग बोलते हैं वर्नैकुलर, क्या बोलते हैं, वर्नैकुलर नेम, मतलब ये स्पेस टू स्पेस वेरी करेगा। वर्नैकुलर नेम जो होगा ना वो स्पेस टू स्पेस वेरी करेगा, है ना। जैसे क्या भाई, तो जैसे भिंडी नेम है ना। अब भिंडी को हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं क्या, तो भिंडी को बोलते हैं राम तोरई, ऐसा भी नाम दिया गया है उसका, है ना। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट नेम हुआ ना। जैसे कांदा है ना, प्याज, कांदा, प्याज, तो ये क्या है, अलग अलग टर्म है। ओके, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जब इंडिया में ही इतना वेरिएशन है तो वर्ल्ड वाइड पे तो बहुत बड़ा वेरिएशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आवश्यकता पड़ गई कि वी शुड प्रोवाइड सम साइंटिफिक नेम ड्यू टू विच ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पूरा ग्लोबल लेवल पे उस नेम को कोई फॉलो करे, तो हम लोग उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं, है ना। और इस साइंटिफिक नेम का प्रपोजल, इसको प्रॉपर वे में जो प्रोवाइड करने वाले साइंटिस्ट थे, दैट इज अगेन कार्लस लिनियस। यही तो वजह है कि हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसी वजह से बोला जाता है। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, देखो ये एक बार क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है भाई। ये एक्चुअली में स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन से बिलोंग करते थे ये। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो कार्लस लिनियस ने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रॉपर वे दिया। हालांकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कोई और थे, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्लस लिनियस ने, लेकिन इसको प्रॉपर जो इलेबोरेट करने की मतलब होती है, इसको प्रॉपर वे जो प्रोवाइड करने का होता है, वो कार्लस लिनियस ने ये दिया था, है ना। जबकि ये टर्म जो था वो सबसे पहले कोई और साइंटिस्ट थे, दैट वाज गैस्पर्ड बॉहिम। गैस्पर्ड बॉहिम ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। ओके, तो चलिए उसी चीज को हम लोग देखते हैं, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज होता है, जनरल सेंस में देखोगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने अभी क्या बताया कि इस टर्म को फर्स्ट टर्म जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे, दैट वाज गैस्पर्ड बॉहिम। गैस्पर्ड बॉहिम ने इसको सबसे पहले दिया था, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, कार्लस लिनियस। इन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था। एक्चुअली में कार्लस लिनियस जो थे ना, उनका नाम है कार्ल लिनवॉन। क्या नाम था इनका, कार्ल लिनवॉन, है ना। जब उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ना, उसके बाद उन्होंने अपना नाम कुछ इसी सेंस में रख लिया था, मतलब कार्लस लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जैसा नेम लग रहा होगा आपको। तो ये प्रोवाइड कार्ल लिनवॉन जो था, उन्होंने कुछ ऐसा नेमिंग कर लिया था अपने आप को। ओके, तो देखिए कार्लस लिनियस जो थे, उन्होंने 3 डिफरेंट बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन किया। सबसे पहला बुक जो उनका था, दैट वाज फिलोसफिका बॉटनिका।
ये सबसे फर्स्ट बुक था इनका, फिलोसफिया बॉटनी का, फिलोसफिया बॉटनी का। ओके, फिर उन्होंने यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर उन्होंने एक बुक प्रोवाइड किया दैट वाज स्पेसीज प्लैनेटेरम। क्या नाम था बुक का? स्पेसीज प्लैनेटेरम। देखो स्पेसीज प्लैनेटेरम जो था ना, इसमें उन्होंने लगभग 5900 प्लांट्स का नेम प्रोवाइड किया। ओके, कब? अबाउट 1753 में, लगभग कितने में? 1753 में। उसके बाद उन्होंने एनिमल के लिए एक और बुक जो था उनका, उसमें उन्होंने उसका चर्चा किया, दैट वाज सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था बुक का? सिस्टेमा नेचर। ओके, तो सिस्टेमा नेचर जो था ना, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया? एनिमल्स के बारे में बताया। 4326 एनिमल्स के बारे में उन्होंने एनिमल्स का नेमिंग किया इस बुक में। ओके, तो इसी को किसके द्वारा? तो जो एसोसिएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसके द्वारा उसको अप्रूव्ड किया गया। ठीक, अब बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स का, कि क्या रूल्स है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था एक्चुअली में था क्या, और इससे रिलेटेड रूल्स क्या थे। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से पता चल रहा है कि बाइनोमियल मतलब टू नेमिंग सिस्टम। बाई का मतलब क्या होता है? टू। नोमियल का मतलब क्या होता है? नेमिंग। तो टू नेमिंग सिस्टम। अब ये टू नेमिंग सिस्टम जो था ना, टू नेमिंग सिस्टम जो था ना, इसमें पहला नेमिंग सिस्टम जो था वो था जीनस से रिलेटेड। क्या था? जीनस था। और दूसरा नेमिंग सिस्टम जो था वो क्या था? दैट इज स्पेसीज एपिथेट। क्या था? स्पेसीज एपिथेट। टू नेमिंग सिस्टम के नाम से जाना गया ये। अगर हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं तो पहला रूल तो यही हो जाएगा कि इट हैज टू नेम। The first name is what? Genus, belong to genus, and the second name belong to what? A species epithet. दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि इसका जो ऑरिजिन होगा ना, वो क्या होगा? वो लैटिन ऑरिजिन होगा। इस नेमिंग का ऑरिजिन क्या होगा? लैटिन नेम होगा, है ना। और लैटिन नेम जब इसका ऑरिजिन होगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो दो नेम है ना, वो दोनों को हम लोग सेपरेटली लिखते हैं। मतलब थर्ड रूल हम लोग क्या कहेंगे कि बोथ ऑफ द नेम आर सेपरेटेड टुगेदर, है ना। और अगर आप इसको प्रिंटिंग स्क्रिप्ट में लिखते हो, किसमें लिखते हो? प्रिंटिंग स्क्रिप्ट में लिखते हो, तो आपको कैसा फॉन्ट में जाना पड़ेगा? इटैलिक फॉन्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्क्रिप्ट में इटैलिक फॉन्ट। और अगर आप इसको रिटेन स्क्रिप्ट में लिखते हो, अगर आप इसको रिटेन स्क्रिप्ट में लिखते हो, देन यू हैव टू अंडरलाइन बोथ ऑफ द नेम। जैसे मान लो मैं लिखता हूं मैंगीफेरा इंडिका, मैं लिख रहा हूं मैंगीफेरा इंडिका। तो देखो जब हम रिटेन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो इसको और इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये नियम है। और अगर प्रिंटिंग स्क्रिप्ट है तो उसको हमको क्या करना है? इटैलिक फॉन्ट में लिखना है। नेक्स्ट नियम मैं बताता हूं आपको। देखो ये जीनस है, ये मेरा क्या है? जीनस है। और ये मेरा क्या है? स्पेसीज है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम लोग बेसिक नियम की बात कर रहे हैं। ऐसे तो लगभग 20 नियम है इसके, लेकिन हम लोग बेसिक जो इसके रूल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक रूल्स ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि ये जीनस है और ये स्पेसीज है। देखो जीनस जो है ना वो नाउन के जैसा एक्ट करता है, और स्पेसीज जो है वो एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है। अब भाई ये नाउन के जैसा एक्ट करेगा तो इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। पहला लेटर जो इसका होगा वो कैपिटल में होगा। जबकि एडजेक्टिव है तो ये लेटर क्या होगा? स्मॉल में होगा। ये भी इसका क्या है? रूल है। ये भी इसका रूल है। ओके, नेक्स्ट रूल को अगर हम लोग देखें तो ये नेम, देखो ये नेम तो बहुत सारा मैच करेगा, बट दिस नेम इज आइडेंटिकल। मतलब ये नेम इसका क्या होगा? अपना पर्सनल नेम होगा। मतलब जीनस जो होगा वो बहुत सारे प्लांट का या बहुत सारे एनिमल का मैच कर सकता है, बट स्पीसीज नॉट। स्पीसीज शुड बी आइडेंटिकल, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और नियम देखते हैं, दैट इज व्हाट कि
सेपरेट अगर मान लो मैं जीनस की बात कर रहा हूँ और स्पेसीज की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कम से कम 3 लेटर्स तो जरूर होने चाहिए, बट नॉट मोर देन 13 लेटर्स। मतलब 3 से 13 लेटर के बीच में होना चाहिए ये नेमिंग का लेटर्स सेपरेटली। मतलब 3 से 13 इसमें भी होना चाहिए, 3 से 13 इसमें भी होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये सब बेसिक रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। आप बहुत आसान है, आप क्या करोगे कि अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आपको मिलते हैं, उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप कलेक्ट करने का कोशिश करो। ऐसे मैं इसको स्पेशली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, असल में वजह क्या है कि हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, हम लोग जब और भी पार्ट पढ़ेंगे एनिमल से और प्लांट से रिलेटेड, तो हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे। बहुत सारे प्लांट का आपको मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा, मैं नेम आपको बताऊंगा, बार बार उसका नेम आएगा आपके सामने, तो ऑलमोस्ट आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। ओके, ठीक। अब देखिए इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल जो था वो किसके द्वारा मिला, तो उसका भी बहुत सारा नेमिंग का प्रोसेस है। नेमिंग का जो मतलब कह सकते हो एक ये बनाया गया है, ये कमिटी बनाई गई है। जैसे मान लो आप नाम सुनोगे ICBN का, आप नाम सुनोगे ICZN का, आप नाम सुनोगे ICBACN का, आप नाम सुनोगे ICVN का, आप नाम सुनोगे ICNCP का। ओके, अब देखो ये क्या हो गया भाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वायरल नोमेनक्लेचर। क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। क्या बोलेंगे, कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये सब अलग अलग जो है ट्रेडिशन बनाया गया है, डिफरेंट टाइप के जो मतलब एसोसिएशंस हैं या ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट टाइप के नेमिंग को क्या मतलब अप्रूव्ड करते हैं। तो ये सब अलग अलग संस्था है जो इसको अप्रूवल प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया कि ये सारा टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम पे प्रेजेंट है, आप वहाँ पे जाकर के PDF का लिंक खोलिए और उसको आप उससे आप नोट्स भी बना सकते हो। आप PDF को डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा, आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए।